दोस्तों, ये रोमांटिक स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर है। कहानी बहुत ही खूबसूरत है और हमें आशा है कि आप लोगों को पसंद भी आ रही है। तो दोस्तों प्लीज़, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताते रहिए। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। अपनी दोस्ती के नाम एक आखिरी शाम व्यतीत करने अंकिता दिशांत आज रात ही रुद्राज मॉल पहुंचते हैं। दिशांत गाड़ी पार्किंग में लगा अंकिता के साथ जैसे ही मॉल की ओर बढ़ता है, सामने का नज़ारा देख एक बार फिर अंकिता की आंखें हल्की नम सी हो जाती हैं, क्योंकि उसकी नज़रों ने आज फिर से एक बार वो दृश्य देख लिया था जिसे वो शायद सपने में भी देखना नहीं चाहती थी। राजेंद्र जी और आरती के बहुत कहने पर करण एक दिन पहले सबको सरप्राइज देने के लिए बाई रोड जयपुर से सीधा अजमेर पहुंचता है और घर जाने की बजाय अपने गुड्डा के लिए शॉपिंग करने इत्तेफाक से उसी रुद्राक्ष मॉल में पहुंच जाता है जहां दिशांत अंकिता पहुंचे थे। करण ने अपने गुड्डा के लिए कुछ ड्रेसेस और खिलौने लेकर बिल पे किया और इन सब से फ्री हो वो अपने दोनों हाथों में सॉपर्स थामे जैसे ही घर के लिए निकलता है कि ठीक उसी समय मॉल में एंटर करती हुई नताशा की नज़रें एकदम से करण पर ठहर जाती हैं। करण को देखते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए, आंखों में एक अलग सी कशिश उभर आई। उसका जिस्म करण के आगोश में समाने के लिए मचलने लगा और करण के आकर्षक व्यक्तित्व को देख नताशा का सातिर दिमाग फिर क्रियाशील हो गया। वो फुर्ती से उसकी ओर लपकती हुई मॉल से बाहर आते हुए करण से जानबूझकर टकरा जाती है और गिरने का नाटक करती हुई खुद को बचाने के लिए लड़खड़ाकर करण के सीने से लिपट उसे कमर से पकड़ लेती है। अचानक नताशा के टकराने से करण के हाथ के सारे सॉपर्स भी जमीन पर बिखर गए। इसी बीच करण ने एकदम से खुद को संभाल सामने देखता है तो नताशा को देख वो भी उसे अपनी बाहों में थाम गेट का सहारा लेकर साइड में हो जाता है ताकि उसे चोट न लगे। जैसे ही नताशा को करण के हाथों की गर्माहट खुद के शरीर पर महसूस हुई, वो उतनी ही बेकाबू हो मजबूती से करण को पकड़ उसके और करीब आ गई। पब्लिक पैलेस पर नताशा के इस हर तरह करीब आने से करण असहज हो उसे खुद से दूर करता। उससे पहले ही अंकिता की आंखों ने न चाहते हुए भी उस मंजर को देख लिया। शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ईश्वर को गलतफहमियों की दीवार अभी करण अंकिता के बीच और बढ़ानी थी। बेशक करण के लिए नताशा का मिलना और उससे टकराना सिर्फ इत्तेफाक था, लेकिन नताशा के लिए इस वक्त करण से मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो तो करण को देखते ही पागल हो गई थी। वहीं अंकिता एक बार फिर उन दोनों को इतना करीब देख कुछ देर के लिए विचलित जरूर हुई, लेकिन तुरंत ही खुद के जज्बातों को कंट्रोल में कर दिशांत की अंगुलियों में अपनी अंगुलियां फंसा मजबूती से उसके हाथों को पकड़ उसकी ओर देख चेहरे पर मुस्कान लेकर कहती है, डू आई एम फाइन। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि करण जी के साथ कौन लड़की है, ये उनकी लाइफ है। वो उसे अपने तरीके से किसी के साथ भी स्पेंड करें, इससे अब मुझे कोई मतलब नहीं। जब मैंने 7 फेरों के बंधन में बंधने का फैसला ले ही लिया है तो अब अतीत के पन्नों में झांकने का उद्देश्य पूरी तरह से खत्म। दिशांत हल्की मुस्कान लेकर कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा बेबी डॉल। हमें अपने अतीत से निकल एक नया सफ़र तय करना है। अपने अस्तित्व को खूबसूरत फरेब का मुखौटा नहीं ओढ़ाना, बल्कि 7 फेरों के पवित्र बंधन में मजबूती से बांध एक नया रिश्ता कायम करना है, ताकि डैड को कभी भी अपने लिए फैसले पर पछतावा न पड़े। अंकिता करण को तिरछी नज़रों से देखकर कहती है, हाँ लड्डू, प्रॉमिस करती हूँ तुमसे दिल से ये रिश्ता निभाने की कोशिश करूँगी। तुम्हारे डैड कभी मेरी वजह से शर्मिंदा नहीं होंगे। आप खुश? दिशांत उसे नॉर्मल देख उसके गाल खींचकर
मुस्कुराते हुए। बहुत ज़्यादा बटंकी, फिर भी आज एक बात तुमसे ज़रूर कहना चाहूँगा। कभी कभी हमें जो दिखता है वो सच नहीं होता यार। मैं करण को बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन जितना भी उसे समझा है, उससे जितनी बार भी मिला हूँ, उसकी एक अलग छाप मेरे दिल में है। ये दोनों भाई और मिस्टर गोयल एक जैसे हैं, 100% श्योर हूँ। मैं व्यक्ति को पहचाने में मुझसे कभी भूल नहीं हो सकती। इस व्यक्ति का किरदार फिलहाल जैसा दिख रहा है वैसा हो ही नहीं सकता। इतनी चीप चॉइस विश्वास नहीं होता। कहाँ इतना सुलझा और समझदारी वाला इस किरदार, और कहाँ ये लड़की। कहीं से मेल नहीं है इन दोनों का। और उस दिन भी मैं तुमसे इस मुद्दे पर बात करना चाहता था, लेकिन तुम्हारा मूड देख मैंने जिक्र नहीं किया। अंकी, सच कहूँ तुमसे, मुझे तो ये लड़की बड़ी चालबाज और मक्कार नजर आती है। इसके रंग ढंग मुझे ठीक नहीं लगते। तुम दोस्ती के नाते करण से एक बार बात करो यार, कहीं वो इस लड़की के चक्कर में न फंस जाए। अंकिता गहरे स्वर में, लड्डू, हमें किसी को करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देना, और ना हमें जोड़ियाँ बनाने में कोई दिलचस्पी है। अपने अतीत की यादों से निकल मैंने आगे बढ़ने का जब सोच लिया तो करण जी और उनसे जुड़े मुद्दे मेरे लिए सारहीन हैं। मैं जानबूझकर फिर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकती। तुम सब कुछ जानते हो मेरे और करण के रिश्ते के बारे में, इसलिए आज आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ, मुझे कभी फोर्स मत करना कि मैं करण या उनके मैटर में कोई इंटरफेयर करूं। बड़ी मुश्किल से सब कुछ भूला नए रिश्ते में बंधने जा रही हूँ, इसलिए प्लीज़ ये टॉपिक यहीं क्लोज करो और अंदर चलो। जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं उसे करो और निकलो घर, क्योंकि पापा के आने से पहले मुझे घर पहुँचना है। इतना बोल उसका हाथ पकड़ मॉल की ओर बढ़ जाती है। अंकिता का सफाट लहजा सुन दिशांत ने आगे कुछ बोलना उचित नहीं समझा, बल्कि अंकिता के मन में उमड़ रहे जज्बातों और उसकी आंखों की नमी को महसूस कर वो उसका हाथ कसकर थामते हुए मॉल के गेट पर आता है। अनायास ही करण की नज़र उन दोनों को अंदर आते देख उन पर जम गई। अंकिता का बुझा चेहरा देख एक बार फिर से उसके हाथों की कसावट नताशा के जिस्म पर कसती। उससे पहले ही अंकिता दिशांत उनके करीब पहुंचते हैं। अंकिता उन दोनों को गहरी नज़रों से देख उनके पास से निकलते हुए अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर जानबूझकर करण को सुनाने के लिए कहती है, लड्डू, मेरी पसंद तुम अच्छे से जानते हो, इसलिए ये मत सोचना कि मैं हल्के में मान जाऊंगी। अपने लिए मैं सबसे बेहतरीन ही चुनती हूँ, इसलिए आज तुम्हारी जेब कटने से कोई नहीं रोक सकता। मैं जिस चीज़ पर हाथ रखूँगी तुम्हें मेरे लिए वो खरीदनी होगी। अंडरस्टैंड? करण को तिरछी नज़रों से देखकर कहती है, बेबी और बचपन की दोस्त दोनों रिश्ते एक साथ निभाने हैं तुम्हें, वो भी पूरी ईमानदारी और बिना किसी रोक टोक के। तो बेटा दोहरी मार झेलने और मेरी खुशियों को पूरा करने के लिए तैयार हो जाओ डॉक्टर साहब। आज की आखिरी शाम हमारी दोस्ती के नाम। पहले शॉपिंग, बाद में अपने पसंदीदा होटल में डिनर, लॉन्ग ड्राइव और उसके बाद खुली छत पर बचपन जैसी ढेर सारी मस्ती। उसके बाद कल से फिर एक पवित्र रिश्ते को निभाने के लिए आगे बढ़ेंगे। अंकिता के द्व्यर्थी शब्दों पर उसमें छुपे व्यंग को सुन जहाँ करण के हाथ नताशा के बदन पर ढीले पड़ गए, वहीं दिशांत की नज़रें करण के हाथों और उसकी आंखों के सोने पर ठहर गई। वो पीछे मुड़ उन दोनों को देखता है जहाँ करण ने नताशा को खुद से दूर कर दिया था। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए गहरे स्वर में कहता है, बड़ी हो गई हो तुम नताशा, अब तो ढंग से चलना सीख लो। आज भी बचपन जैसे गिरते पड़ते रहने की
आदत गई नहीं तुम्हारी। नताशा उसका हाथ पकड़ दिशांत को घूरते हुए अपने बालों को झटक कर कहती है, आप है ना मुझे संभालने के लिए, तो मैं बेफिक्र हूँ। आपके होते मुझे कुछ नहीं होगा। खैर ये सब छोड़िए, ये बताइए आप तो कल डायरेक्ट आने वाले थे, फिर आज ही कैसे? नताशा की बात सुन करण की आंखें उस पर जम गई। वो गहरे स्वर में कहता है, तुम्हें कैसे पता नताशा की मैं कल? नताशा बात संभाल कर बड़ी सफाई से झूठ बोलते हुए कहती है, वो आपने ही तो जयपुर में बताया था। करण भूल गए क्या? करण हैरानी से कहता है, मैंने बताया तुम्हें? मुझे तो याद नहीं। वो उसके चेहरे को गौर से देख अपने बैग्स उठाकर कहता है, ओके बाय, मैं चलता हूँ। नताशा एकदम से उसका हाथ पकड़कर कहती है, करण इतनी भी क्या चलती है? आप मेरी शॉपिंग में थोड़ी सी हेल्प देंगे? एक्चुअली मुझे अपने लिए इंडियन वेयर लेना है। वो मेरी मंगेतर को यही सब पसंद है ना? करण सपाट लहजे में कहता है, सॉरी नताशा, आज नहीं रो सकता। अपनी गुड्डा को देखने और घर का खाना खाए बहुत दिन हो गए हैं। मुझे जल्दी से जल्दी अपने सबके पास पहुंचना है। इतना बोल उसका जवाब सुने बिना फुर्ती से आगे बढ़ गया। नताशा करण को जाते देख बालों को अपनी अंगुलियों में लपेटते हुए होठों को दांतों के बीच दबा कुटिल मुस्कान लेकर कहती है, कल के बाद आप कहाँ भाग कर जाएंगे मेरे एसडीएम साहब? एक बार आपकी मम्मी का काम कर उन्हें खुश करके अपने कब्जे में कर लूँ, उसके बाद आपकी ही बाहों में सिमटना है मुझे। आपकी पत्नी और गोयल खानदान की बहू बनने से अब मुझे कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। किसी की हिम्मत नहीं जो नताशा के रचे चक्रव्यूह को तोड़कर आसानी से भाग जाए। कल की पार्टी में एक तीर से दो शिकार होंगे। आपने हुस्न की आग में पहले उस डॉक्टर को लपेटना है, फिर दिल खोलकर करण की बाहों में सिंदूर से बिस्तर तक का सफ़र तय करना है। बचपन से इन आंखों में बस एक ही सपना पला है, एन के एन प्रकारेण गोयल खानदान की बहू बन जाऊं। और उसके बाद इस राजशाही सल्तनत की इकलौती मालकिन बनकर सबको अपने इशारों पर नचाऊंगी और जीवन भर सुकून से जीवन यापन करूंगी। मिस्टर करण गोयल, बस कुछ दिन और अपनी माँ के आंचल का आनंद उठा लीजिए। उसके बाद तो हम आपको अपने पल्लू की गांठ में ऐसा बांधेंगे कि आप चाह कर भी हमारी कह से रिहा नहीं हो पाएंगे। पहले आपकी लाडली बहन को हमेशा के लिए उस सिर भरे मवाली रमन की दुल्हनिया बना घर से रवाना करूंगी और उसके बाद आपकी माँ और बाप के बारे में सोचेंगे कि इन्हें भेजना कहाँ है, तीर्थ यात्रा पर या फिर वहाँ जहाँ से ये कभी लौट कर ना आए। वो खुद ही ख्याली पुलाव पकाती कुटिलता से मुस्कुराते हुए दिशांत अंकिता को घुरती ऊपर के फ्लोर पर चली जाती है। इधर दिशांत था तो साथ अंकिता के साथ, लेकिन उसकी पैनी निगाहें नताशा के चेहरे के हाव भाव पर ही टिकी थी। वो बड़ी बारीकी से उसके बदलते हाव भाव पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अंकिता कब से उससे ड्रेस के बारे में पूछ रही थी, लेकिन लड्डू गोपाल फिलहाल नताशा को पढ़ने में मगन थे। अंकिता उसे कोहनी से मारते हुए कहती है, लड्डू किसे देख रहे हो तुम? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ये कब से पूछ रही हूँ, मुझे बताओ ये साड़ी लूँ या फिर ये सूट सही रहेगा कल के फंक्शन के लिए? और तुम होगी पता नहीं किस दुनिया में खोए हुए हो। दिशांत अंकिता की आवाज़ सुर गहने स्वर में कहता है, अंकी एक बार फिर सोच लो यार, हमारा जाना जरूरी है क्या? तुम आरती जी को पर्सनल मिलकर गुड्डा का गिफ्ट दे सकती हो। मैं नहीं चाहता वो मोटी आंटी आई मीन सुरेखा जी तुम्हें वहाँ देख कोई तमाशा क्रिएट करें। अपने प्रति दिशांत को इतना चिंतित देख अंकिता हल्की मुस्कान लेकर कहती है, लड्डू मैंने सुरेखा जी के बेटे से मोहब्बत करके कोई गुनाह नहीं किया जो मैं
उनके डर से आरती भाभी और अंकल का दिल तोड़ दूं। उन्होंने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, मैं उनका दिल नहीं तोड़ सकती। और सुरेखा आंटी की चिंता तुम मत करो। अंकल, अर्जुन जीजू, उनके मम्मी पापा के होते वो मुझे हर्ट करना तो दूर, मेरी तरफ अपनी कदम भी नहीं बढ़ाएंगी। इतना तो मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। दिशांत लंबी सांस लेकर मन में कहता है, सबको अच्छे से जानती हो तो फिर इस लिपि पुती चुड़ैल के रंग ढंग तुम्हें क्यों नहीं दिख रहे। वो एक बार फिर नताशा में खोने लगा। अंकिता को जब लड्डू की तरफ से इस बार भी रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो उसके पैर पर अपने पैर मार कर कहती है, ओए मोगली, तू अभी दोस्त है मेरा, शादी नहीं हुई अभी हमारी, इसलिए बेटा होश मत खो, वरना तेरे होश कैसे ठिकाने लगाने हैं ये तू बखूबी जानता है। दिशांत जोर से हंसते हुए कहता है, आशा मोम, देख रही हो इस नकचढ़ी बंदरिया को, कैसे बेचारे मासूम से बच्चे को डरा रही है। और अपने हाथ जोड़कर कहता है, मेरी माँ, तुझे जो अच्छा लगे ले ले यार, और जल्दी से फ्री होकर फूड जॉन की तरफ चल। पेट में चूहों का आतंक बढ़े उससे पहले उन्हें शांत करना जरूरी है, वरना भी कोहराम शुरू हो जाएगा। अंकिता अपने सर पर हाथ रखकर कहती है, इस पेटू का भगवान ही मालिक है, जब देखो तब खाने को दौड़ता है। बेटा, जिस दिन बीबी आएगी तेरी तब तुझे पता चलेगा। भगवान करे ऐसी लड़की मिले तुझे जिसे खाने का एक अच्छा नाता हो, तब खुद को बेलने पड़ेंगे पापड़, तब देखती हूँ तेरी। एकदम से अंकिता को होश आता है कि वो फ्लो में क्या बोल गई। वो अपनी नजरें दिशांत से चुराते हुए कहती है, वो लड्डू साड़ी रहने देते हैं, मुझे पहनना आता नहीं, कौन पहनाएगा, इसलिए मैं ये सूट ही ले लेती हूँ। इतना बोल फुर्ती से सूट उठाकर कहती है, भैया मैं ट्राई करके फाइनल करती हूँ, लड्डू तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। इतना बोल ट्रायल रूम की तरफ लंबे डग भरती हुई चली गई। अंकिता के जाते ही दिशांत अपना फ़ोन निकाल एक नंबर डायल करते हुए नीचे देखता है तो नताशा को किसी लड़के की बाहों में देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो चारों ओर सरसरी नज़र डाल फुर्ती से नीचे के फ्लोर पर आकर नताशा और उस लड़के की नज़रों में आए बिना एक पिलर के पीछे जाकर खड़ा हो उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा। लेकिन दूरी ज़्यादा होने से दिशांत को कुछ क्लियर सुनाई नहीं दिया। वो उन दोनों की बातें करते देखकर कहता है, लगता है मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही है। थोड़ी देर पहले ये लड़की करण की बाहों में थी और अब इस छछुंदर चिड़ीमार की बाहों में। बेटा लड्डू, लगता है कुछ बड़ा झोल करने की फिराक में है ये लिपि पुती चुड़ैल। सुनाई तो मुझे कुछ नहीं दे रहा, लेकिन इन दोनों की तस्वीर लेकर एक बार राज भाई और जीजू को सेंड कर देता हूँ, क्या पता वो इन्हें जानते हों। दिशांत कुछ सोचते हुए जल्दी से अलग अलग एंगल से उनकी 2-3 तस्वीर लेकर राज और अर्जुन के नंबर पर भेजकर फटाफट वहाँ से निकल गया। अंकिता सामने से दिशांत को आते देख अपनी बाहें टेढ़ी करके कहती है, कहाँ से तशरीफ़ ला रहे हो तुम? कहा था मैं भी ट्राई करके आती हूँ, तो तुम्हारे पैर टिके नहीं, यहाँ जो बिना बोले चले गए तुम। दिशांत उसके होंठों पर हाथ रख आंख दिखाकर कहता है, चुप नहीं रह सकती तुम अंकी, अब फ्रेश होने जाने के लिए भी तुम्हारी परमिशन लेनी हो तो बता दो, हर आधे घंटे में तुम्हें तकलीफ़ देने आ जाऊँगा। अंकिता गुस्से से दिशांत को घूरते हुए कहती है, पागल, किसी और को बनाना मुझे नहीं, समझे? रंग रंग से वाकिफ़ हूँ तुम्हारी, इसलिए मेरे सामने झूठ नहीं। अब बकवास बंद करके ये साड़ी और सूट सभी का पेमेंट करो और बैग लेकर फूड जोन में आओ, तब तक मैं अपने लिए खाने का ऑर्डर करती हूँ। अंकिता की तेवर देख दिशांत की आंखें छोटी हो गई, लेकिन आज
काफ़ी दिनों बाद उसे इतना नॉर्मल देख दिशांत बहुत खुश था। वो भी उससे मस्खरी करते हुए कहता है, भूख मुझे लगी है तो ऑर्डर मैं करूँगा, अंडरस्टैंड। तुम ये कार्ड पकड़ो, पेमेंट वगैरह निपटाओ और मेरे पीछे चली आओ बेबी डॉल। इतना बोल उसे कंधे से हल्के से मारते हुए मुस्कुराते हुए ऊपर फूड जोन में चला जाता है। अंकिता उसका स्टाइल देख मुस्कुराते हुए कहती है, ये लड़का ना जाने कब बड़ा होगा। हमेशा से हम टॉम जेरी जैसे लड़ते झगड़ते आए हैं, लेकिन पापा आपके एक फैसले ने मुझसे मेरे सबसे करीबी दोस्त को जुदा कर दिया। एक दूसरे के कंधे पर सर रख दोनों ने न जाने कितने सुख दुख एक साथ बिताए हैं, लेकिन अब इस नए सफ़र में बंद कर कुछ दिनों में सब कुछ बदल जाएगा। अपनी दोस्ती को बहुत मिस करूँगी लड्डू। उसकी आंखें एक बार फिर नम हो गई। सेल्समैन उसके आगे बैग रखकर कहता है, मैडम ये लीजिए आपके ड्रेसेज और कार्ड। अंकिता अपने बैग्स उठा लड्डू के पीछे चल दी। दूसरी तरफ आज गोयल भवन में सुरेखा और घर के नौकर चाकर अलावा कोई नहीं था। राजेंद्र जी तो सुबह से ही आरतू केसु के साथ उनके घर पर फंक्शन की तैयारी में बिजी थे। वहीं आज शाम को पायल भी संतू को बोल केशव के घर निकल गई थी। राजेंद्र जी केशव, आरती, काव्या कृष्णकांत जी के साथ बैठे फंक्शन के बारे में विचार विमर्श करते हुए गुड्डा को खिला रहे थे। इतने में ही घर की डोरबेल बजती है। केशव हैरानी से कहते हैं, इस वक्त कौन हो सकता है? आरती शांत स्वर में कहती हैं, देखिए जाकर कहीं पड़ोस वाली भाभी तो गुड्डा के नैपकिन देने नहीं आई। केशव आरती को देख हैरानी से कहते हैं, तुमने सपना भाभी से गुड्डा के नैपकिन? आरती धीरे से कहती है, एक्चुअली केशु वो आप बिजी थे और गुड्डा के सारे डायपर खत्म हो गए थे। भाभी यहीं थी तो उन्होंने कहा वो ला कर दे देंगी। राजेंद्र जी हल्की मुस्कान लेकर कहते हैं, आरती बिटिया जब तुम और सपना बात कर रहे थे उस वक्त मैं हॉल में ही था तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था। शायद डिलीवरी बॉय होगा केशु, तुम रुको मैं। केशव उनका हाथ पकड़ कर कहता है, पापा ये क्या कर रहे हैं आप? बैठिए मैं जाकर देखता हूँ। इतना बोल फुर्ती से जाकर गेट खोलता है तो सामने पायल को देख वो हैरान होकर कहते हैं, पायल तू इस वक्त? पायल मुझे स्वर में कहती है, क्यों भाई मैं आपके घर नहीं आ सकती क्या? केशव एकदम से उसे अपने सीने से लगाकर कहते हैं, पागल है क्या? अरे ये तेरा घर है बेटा, तू जब चाहे यहाँ आ सकती है। उम्मीद से बाहर झांकते हुए पायल मम्मी भी। पायल सपाट लहजे में कहती है, उनका इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं भाई, जो उन्होंने ठान लिया है उसे वो हर हाल में पूरा करेंगी। उनकी नाक का सवाल है। अकेले घर पर मेरा मन नहीं लगा तो अपनी गुड्डा को खिलाने चली आई। केशव मुस्कुराते हुए कहते हैं, अच्छा किया तूने, चल अंदर आकर संभाल अपनी भतीजी को, कब से बुआ की राह देख रही है। पायल केशव के गले लग उदार स्वर में कहती है, भाई आई एम सॉरी। केशव उसके सर को चूम कर कहता है, बच्चे हंसते खेलते मुस्कुराते अच्छे लगते हैं, यूँ रोते हुए नहीं, समझी? और माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं पायल, हम एक परिवार हैं बेटा। मन मुटाव रिश्तों में हो जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनों को नज़रअंदाज कर दें। तू मेरे लिए गुड्डा से भी पहले है, समझी? तो बेटियां पिता से माफ़ी मांगते नहीं, हक जताते हुए अच्छी लगती हैं। पायल केशव को देकर कहती है, सच भाई, लेकिन कभी आपकी लाडली से बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, तो आप मुझे अकेला तो नहीं छोड़ देंगे? केशव उसकी बात न समझने की कोशिश करते हुए कहता है, क्या मतलब पायल? और ये तू किस गलती की बात कर रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बच्चा। पायल कुछ बोलती उससे पहले ही काव्या जी अंदर आते हुए कहती हैं, अरे पायल तुम सरू कहाँ है?
पायल धीरे से कहती है, मामी जी वो नहीं आई। केशव बात संभालते हुए कहते हैं, मामी जी मम्मी की कमर की वजह से उनसे अभी ज़्यादा चल फिर नहीं जाता। आज तो कुछ काम नहीं है, मैं कल डायरेक्ट किशनगढ़ लेकर आऊँगा मम्मी को। काव्या कृष्णकांत जी की तरफ देखकर कहती है, बिल्कुल केशु। पायल बेटा तुम खेलो अब गुड्डा के साथ, हम निकलते हैं। घर पर रागनी अकेली है, अर्जुन किसी काम से बाहर गया है, उसका फ़ोन आया है तो हमें निकलना होगा। पायल धीरे से कहती है, कोई बात नहीं मामी जी। काव्या कृष्णकांत के निकलते ही केशव पायल को लेकर अंदर आता और इतने में ही दोबारा डोरबेल बज उठी। केशव पायल को अंदर जाने का इशारा कर गेट खोलता है तो अपने सामने करण को देख उसकी आंखें भीग उठी। वो अपने दोनों बाहों को फैलाकर कहता है, वेलकम होम एसडीएम साहब। दोस्तों पार्ट कैसा लगा फटाफट कमेंट करके बताइए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, नमस्कार।